हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल। इसमें आदिकाल से संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोग जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है सिर्फ आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल का जो समय है वह है 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। और आदिकाल का जो है यानी हिंदी साहित्य का इसे जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो शुरुआत होता है आदिकाल से शुरुआत होता है इसका, तो इसलिए इसे जन्मकाल भी कहते हैं, शिशुकाल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं और आरंभिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो आदिकाल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत भी मानी जाती है। अब देखिए, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था और उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे कि भारत में जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय जो है हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। और क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ। तो हिंदी साहित्य का उदय तब हुआ जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप हिंदी साहित्य का आदिकाल है। डॉक्टर नागेंद्र ने माना कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का जो विकसित रूप देखने को मिलता है हिंदी साहित्य का, वही है आदिकाल। यानी कि अपभ्रंश का जो विकसित रूप है हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, तो अपभ्रंश के विकसित रूप को इन्होंने साहित्य का यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अपभ्रंश के विकसित रूप को इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को माना है। फिर नेक्स्ट बिंदु है कि हिंदी साहित्य के आदिकालीन सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि आदिकालीन सामग्री में किसकी रचनाओं का समावेश किया जाता है। तो उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का इसमें समावेश किया जाता है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अवहट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर अपभ्रंश को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो पुराने हिंदी और अवहट के नामों से भी इसे पुकारा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे के सारे ध्यान में रखना है आप सभी को। अब देखिए, चंदन शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी का नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी का नाम से किसने संबोधित किया। तो किसने संबोधित किया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं संबोधित करने वाले। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कह के पुकारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। देखिए कि किसने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कह के पुकारा है। तो किसने पुकारा है, तो भोला शंकर व्यास ने। नेक्स्ट बिंदु है कि आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कह के पुकारा है। और आचार्य शुक्ल से जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन निकलते हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, तो उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे इन्होंने किसी लेखक के बारे में लिखा हो या फिर किसी किताब के बारे में लिखा हो या फिर किसी की रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो इनसे जो है रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन होते हैं ना, हमेशा उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आचार्य शुक्ल के बारे में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कह के पुकारा है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को किस नाम से पुकारा है। तो हो जाएगा प्राकृताभास हिंदी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बिंदु आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कह के पुकारा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। तो आदिकाल को इन्होंने कहा कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है। ठीक है, इन्होंने यही कहा आदिकाल के बारे में। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर देखा जाए तो आदिकाल का समय जो है महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। इन्होंने माना कि आदिकाल का जो समय है वह है महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के कुछ समय के पीछे तक का जो समय है उसे ही इन्होंने आदिकाल का समय माना।
डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य जो है आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मना स्थितियों का प्रतिफलन है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि हिंदी आदिकाल का जो समस्त हिंदी साहित्य है वह है आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मना स्थितियों का प्रतिफलन है। ठीक है, उन्होंने माना कि इस पे जो है हिंदी साहित्य में आक्रमण और युद्ध का प्रभाव बहुत ही अधिक है और यह मना स्थितियों का प्रतिफलन है। अब देखिए आदिकाल का नामकरण। वैसे आदिकाल के नामकरण के संबंध में एक बात बता दूं कि बहुत ही इसमें मतभेद पाए गए थे आदिकाल के नाम को लेके, कि मतभेद ये भी पाया गया था कि और सर्वाधिक विवादित है यह नामकरण को लेके कि क्या कि बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी रचनाओं में आदिकाल को नाम दिए हैं और अपने अपने ढंग से काल विभाजन भी किए और इसका नामकरण भी किए। तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कल की वीडियो में देख चुके हैं नामकरण से संबंधित, तो उसमें से कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन, तो आज इसमें पता चल जाएगा आप सभी को, और नोट भी कर लें आप सभी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या कहा? तो डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा था जयकाल। क्या कहा था? जयकाल। फिर है वासुदेव सिंह ने उद्भव काल को कहा। तो वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा किसको? आदिकाल को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? तो वासुदेव सिंह ने कहा है। अब देखिए इम्पोर्टेंट लाइन, महापंडित राहुल संस्कृतानंद ने शरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि शरापाद को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है? तो किसके द्वारा माना गया है? तो राहुल संस्कृतानंद के द्वारा माना गया है हिंदी का प्रथम कवि। किसे? शरापाद को। ठीक है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप सभी इसे नोट कर लें। शिव सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भी एक बात बता दूं कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने इतिहास में अलग अलग जो है प्रथम कवि का नाम बताए हैं। उन्हें जो अच्छा लगा, यानी कि उन्होंने जिसे माना प्रथम कवि, उन्होंने उसी का वर्णन अपने अपने इतिहास में किया है। तो शिव सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी इतिहासकारों जो थे उन्होंने अपने अपने ढंग से हिंदी के जो प्रथम कवि है उसे अपनाया और उसके बारे में उन्होंने लिखा। देवसेन कृत सर्वाकाचार में हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। देवसेन की यह रचना है सर्वाकाचार और हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना यह मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी से नोट कर लें कि पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले ये पूछ दिया जाएगा कि सर्वाकाचार जो रचना है यह किसके द्वारा लिखित है? तो देवसेन की है ये रचना। और हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन मानी गई है? तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना जो मानी गई है वह मानी गई है श्रावकाचार को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि इसके दोहों में किसका वर्णन किया गया है? तो श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके जो 250 दोहे हैं उसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है बात सिद्ध कवियों के बारे में। तो सिद्ध कवियों की संख्या जो है वो 84 मानी गई है। और एक बात बता दूं कि मैं 84 जो सिद्ध कवि हुए सभी का नाम लिख सकती थी इसमें, लेकिन वो एक तरह से टाइम वेस्ट करना होगा कि 84 नाम लिख दिए फिर उसको बोल दिए। नहीं, देखिए आप सभी के पास हिंदी साहित्य का किताब होगा किसी भी, चाहे डॉक्टर नागेंद्र के या फिर आचार्य शुक्ल के। तो हिंदी साहित्य का जो भी बुक है उसमें आप देखेंगे तो आपके 84 के 84 सिद्ध जो भी हुए उनके नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे और उससे एक बार आप पढ़ जाइए, अच्छे से पढ़ जाइए, तो आपको नाम भी ध्यान में रहेगा। और उससे रिलेटेड अगर पूछ भी दिया जाएगा किसी ये जो कवि हैं, जैसे कि कोई नाम दे दिया गया 84 सिद्धि में से किसी एक कवि का नाम दे दिया गया और पूछा गया कि ये किस सिद्ध के कवि हैं, तो मतलब किसके कवि हैं? तो सिद्ध कवि हैं या फिर जैन कवि हैं या फिर नाथ कवि हैं? तो आप लोग सिद्ध कवि हैं, तो एक बार उसको पढ़ना जरूरी है। तो 84 के 84 सिद्ध कवि जो हैं उसे आप पढ़ जाइए। ठीक है, किसी भी बुक में, कोई भी साहित्य का बुक है आपके पास तो उसे आप देखें तो आपको मिल जाएगा वो। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु क्या है कि सिद्धों के संबंध में बौद्ध धर्म को ब्रजियान या सहजियान शाखा से था।
सिद्धों का संबंध जो है किससे था, तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान या सहजयान शाखा थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम सिद्ध कवि जो कहलाए थे वह सरप्पा कहलाए थे 8वीं शताब्दी में। ठीक है, और यह जो थे सरप्पा जो थे सहज जीवन पे बहुत अधिक बल देते थे और इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। वो मैं जब सिद्ध साहित्य पढ़ाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूंगी, या तो मैं सोची थी कि इसे ऑब्जेक्टिव में लाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और जब अभी सुन रहे हैं फिर ऑब्जेक्टिव में जब आप देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो प्रथम सिद्ध कवि जो कहलाए थे वह कौन कहलाए थे, सरप्पा कहलाए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सिद्ध कवियों ने निरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। सिद्ध कवियों ने क्या किया, निरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि के विभिन्न अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया। तो ये सभी की सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और बिल्कुल आप लोग को मतलब ये जो है थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा करके लिखा है। नोट्स एक तरह से एक अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी। जब कभी भी आपको रिवीजन करना होगा, जब आप इसे लिख लेंगे तो एक बार पढ़ते जाएंगे और सारी की सारी बातें दिमाग में सेट होती जाएगी। अब देखिए सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। तो संधा से क्या तात्पर्य है, तो संधा से तात्पर्य यह है कि संधा के बारे में एक बार बता दूं आप सभी को। संधा से तात्पर्य यह है कि अंतर साधनात्मक अनुभूतियों की संकेत करने वाली भाषा। एक ऐसी भाषा जो अंतर साधनात्मक की जो अनुभूति होती है, जो जागृति होती है, उसकी ओर संकेत करती है वह भाषा। ठीक है, तो सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की, जिसे कि कबीर आदि निर्गुण संतों ने इसी भाषा शैली को उलटभाषी कहा जाता है। जैसे कि कबीर आदि के निर्गुण संतों में जो भाषा देखने को मिलती है जिसे कि उलटभाषी कहा जाता है, तो यह जो भाषा है वह है संधा भाषा ही है। ठीक है, संधा भाषा शैली ही है। देखिए सिद्धों में सबसे पुराना जो है सरा है, जैसे कि सरा का एक और नाम भी है सरोज ब्रज भी कहा जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, सरा है, जैसे कि सरोज ब्रज के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ है। महासुखवाद का प्रवर्तन जो है किस में हुआ है, तो यह जो हुआ है ब्रजयान शाखा में हुआ है। तो महासुखवाद से यहाँ का तात्पर्य है, तो महासुखवाद से यहाँ तात्पर्य यह है कि आनंद स्वरूप या ईश्वर तत्व। ठीक है, आनंद स्वरूप जो ईश्वर तत्व है वही है महासुखवाद। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, ऐसा कहा गया है। तो महासुखवाद का प्रवर्तन जो है ब्रजयान शाखा में हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ब्रजयान शाखा का प्रवर्तन यानी कि महासुखवाद का प्रवर्तन जो है किस शाखा में हुआ है, तो यह हुआ है ब्रजयान शाखा में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप सभी को। अब देखिए नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने किसका प्रवर्तन किया, तो हठ योग का प्रवर्तन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि और ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लगभग सारे के सारे पॉइंट जितने भी हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ ने। बिल्कुल ईजी है ना। एक बात जो है दिमाग में बिल्कुल अट गई कि नाथ पंथ में और हठ योग का जो प्रवर्तन हुआ था तो किसने किया था, तो गोरखनाथ ने किया था। फिर देखिए गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नाथ पंथ का जो मूल रूप है वह कौन सा रूप है, तो नाथ पंथ का जो मूल रूप है वह है ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। ठीक है, ब्रजयान शाखा का ही रूप है वह नाथ पंथ। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अब गोरखनाथ ने हठ योग का जो प्रवर्तन किया तो किस प्रकार से प्रवर्तन किया था, तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर उन्होंने क्या किया था, हठ योग का प्रवर्तन किया था। इस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया था इसका। फिर नेक्स्ट पॉइंट आती है कि गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के किस भागों में किया, तो विशेषकर उन्होंने राजपूतना और पंजाब में किया था। नाथों की संख्या जो है वह 9 मानी गई है।
लोग इसे नवनाथ भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि नवनाथ किसे कहते हैं, तो नाथों की जो संख्या 9 मानी गई थी उसे ही नवनाथ कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि गोरच सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्नलिखित क्रम में बताया गया है। किसका? तो ये जो नाथों की संख्या है इसका नाम जो है इस प्रकार से बताया गया, किसमें? गौरच सिद्धांत संग्रह में। तो देखिए वो नाम क्या क्या है? नागा अर्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गौरचनाथ और चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, तो इन नामों से बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य आदिकाल के बारे में। और आदिकाल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है देखिए कि ये तो एग्ज़ाम में पूछा है और ये फिर से पूछा जा सकता है। तो मैं लेके आऊँगी धीरे धीरे, सभी मैं पूरा करवाऊंगी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा मुझे वो ज़रूर मैं लेके आऊँगी आप सभी के लिए। इसी तरह हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी जो हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।